गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो जैसा आपको पता है कि हम पहले सारे टॉपिक्स को हिंदी में डिस्कस करते हैं और उसके बाद सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों को इंग्लिश में टॉपिक्स की डिस्कशन देखनी है तो वो डायरेक्टली नीचे चैप्टर्स पर क्लिक कर सकते हैं और वो टाइम लाइन पर क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली इंग्लिश की डिस्कशन उनको शुरू हो जाएगी उनके लिए। तो हम पहले हिंदी में डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड RCPLWEA। अभी RCPLWEA है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। तो ये दोनों जो स्कीम्स हैं इनको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है वो एक्सटेंशन दे दी है कि ये और आगे तक चलेंगी ये स्कीम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं ये दोनों स्कीम्स हैं क्या। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसमें सारा पैसा लगाती है। तो फेज़ 1 इसका स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2000 में, मतलब लगा लो 20-21 साल पुरानी ये स्कीम है। और हमारा इसमें मोटिव ये है कि सारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम ऑल वेदर और रोड कनेक्टिविटी पहुँचा सकें। ठीक है, अब इसके भी कुछ कुछ अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया है, जैसे कि 500 प्लस जो है प्लेन एरियाज में जो है रूरल एरियाज उनको आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर पहुँचाई जाएगी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए क्राइटेरिया है 250 प्लस पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो ये और लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो है वो क्राइटेरिया 249 है। इसके हिसाब से अब ये पॉपुलेशन का साइज कहाँ से लिया जा रहा है, सेंसस 2001 से। ठीक है, तो उधर का जो है वो अब क्योंकि 2000 में आई थी ये स्कीम, तो सेंसस 2001 का जो है वो डेटा उठाया गया है और जो है वहाँ पर ऑल वेदर रोड्स बनाई जा रही थी। ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ न्यू रोड बनाने का ही प्रोजेक्ट नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं रूरल एरियाज में उनको भी अपग्रेड किया जाता है इस स्कीम के अंदर। ठीक है, बट याद रखो ये इसका मेन मोटिव नहीं है, इसका मेन मोटिव न्यू रोड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली रोड्स बनाने का मोटिव है। फिर इसके बाद 2013 में इसको फेज़ 2 स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर ये प्लान किया गया कि जो 12th 5 ईयर प्लान उस टाइम पर चल रहा था उसमें 50,000 किलोमीटर की रोड बनाई जाएंगी। और फिर इसमें जो है इसका जो आपका फंडिंग क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। उसमें क्या कहा गया कि अब जो है फंडिंग का क्राइटेरिया 75-25 होगा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% शेयर लेगी और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक है, बाकी जो आपका हिल स्टेट्स या डेजर्ट एरिया या शेड्यूल 5 जो आपके ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर जो है आपका जो फंडिंग पैटर्न है वो 90-10 रखा गया। ठीक है, फिर जो थर्ड फेज है जो कि कैबिनेट ने जुलाई 2019 में अप्रूव किया था, उसमें और एक एडिशन किया गया कि हम जो ये रोड्स तो बना ही रहे हैं रूरल एरियाज में, अब हम मेजर ऐसी रोड भी बनाएंगे ताकि हम ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को भी कनेक्ट कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर टोटल जो जितनी रोड बनानी थी वो कितनी है, 1,25,000 किलोमीटर की। तो 2024 से 25 तक जो है वो ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का इसमें जो है वो मोटिव रखा गया है। इसी प्रोजेक्ट को जो इस साल की जो फंडिंग है वो अप्रूव की गई है। अब याद रखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज जो है वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में भी आते हों। डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज जो है वो इसमें कवर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पॉइंट ही यही है। इसमें आपको स्टेटमेंट में डाल दिया जाएगा कि इफ स्टेट हाईवे इज पासिंग थ्रू रूरल एरियाज तो वो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर है। तो आपको ये याद रखना है कि वो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है, अब ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है एक सब स्कीम भी बनाई गई थी 2016 में, जिसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। तो जो आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया हैं वहां पर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही एक वर्टिकल है, जो है उसी के अंदर है, वर्टिकल है मतलब उसी स्कीम के अंदर एक सब स्कीम है जिसके अंदर 44 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया और सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रोड्स बनाने का प्रोजेक्ट जो है, रूरल रोड्स बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर अब इसकी फंडिंग का क्राइटेरिया क्या है, 60-40, जो आजकल न्यू क्राइटेरिया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, 60-40। और जो आपकी हिली स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका वही सेम क्राइटेरिया 90-10, मतलब कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देगी, 10% स्टेट पैसा लगाएंगी। ठीक है, अब एक और यूनियन कैबिनेट ने स्कीम को अप्रूवल दिया है, यूसॉफ स्कीम। यूसॉफ का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो इस फंड का यूज करते हुए
अनकवर्ड विलेजेस और जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पर उन सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, सिर्फ 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो अनकवर्ड जहाँ पर विलेजेस में अभी तक 4G कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है, 4G बेस्ड मोबाइल सर्विसेज नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर जो है ये मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाने का ये प्रोजेक्ट है और 5 साल तक जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा। और इसको जो है इसके लिए फंडिंग कहाँ से लाई जाएगी? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि ये क्या है ये फंड। तो अब इसमें कहा गया है कि जब भी एग्रीमेंट साइन होगा इस प्रोजेक्ट को जो है इंप्लीमेंट करने का, समझ लो कि कोई एक विलेज उठा लो आप, कोई भी एरिया का, समझ लो आंध्र प्रदेश के किसी एक विलेज का, जैसे 7,000 प्लस विलेजेस है ना जहाँ पर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें किसी भी एक जगह पर जब साइन हो जाएगा एग्रीमेंट जो है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के साथ, लेट्स से कि एयरटेल के साथ हमने साइन कर लिया कि वो वहाँ पर 4G उस विलेज में 4G मोबाइल सर्विसेज देंगे, तो जब ये प्रोजेक्ट जो है आपका जो एग्रीमेंट साइन होगा उसके 18 महीने के अंदर अंदर जो है वो उनको वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने के देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि हम कोशिश ये करेंगे कि नवंबर 2023 तक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर डालें। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है क्या। तो ये 2002 में बनाया गया था ये फंड, और ये कहाँ से इसमें पैसा आता है? जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, याद है आपको ना, टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे करते हैं, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इतनी। तो उसी के ऊपर एक तरह से 5% चार्ज लगाया जाता है, जो 5, अब समझ लो कि किसी की 100 करोड़ रुपीस की जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है तो उसको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो जो वो 5 करोड़ रुपया होगा वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में डाला जाया करेगा। ठीक है, अब ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उसको एक यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है इस फंड का, वो इसको मैनेज करता है, और सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के उनको रिपोर्ट करता है। अब ये फंड इसलिए जो है पैसा किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है कि जो हम रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, जहाँ पर आपकी प्राइवेट जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन जो भी कंपनीज है वो तो वहाँ पर सर्विसेज नहीं देंगी क्योंकि उनको वहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो गवर्नमेंट उनसे कुछ पैसा लेती है 5% इस यूज ऑफ के नाम पर, और उस पैसे को वहाँ पर लगाकर वहाँ पर जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज जो है वो इकोनॉमिकली फीजिबल जो नहीं समझती जहाँ पर इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कैसे इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाता है? यूज ऑफ में जो पैसा है उसके थ्रू अगर कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसके लिए बिडिंग की जाती है। जब बिडिंग की जाती है तो जो सबसे कम कोट करता है कि हम इतने खर्चे में जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट कर देंगे, उसको जो है वो अवार्ड किया जाता है प्रोजेक्ट, और उसके थ्रू जो है वो वहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो हमारे कुछ रिसर्चर्स हैं इंडिया के, उन्होंने जो है एक कंपाउंड को जो है वो डेवलप किया है जिसका नाम है 6-बायो। तो ये कंपाउंड का यूज करते हुए हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट जो है उसकी हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमारी जो जितनी भी हमारी जो सो कॉल्ड ट्रीटमेंट चलती है ऑटिज्म के से रिलेटेड, वो सिर्फ उसके सिम्टम्स को हम दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है एलोपैथी में यही होता है ना कि अगर आपको बुखार हुआ है तो आपको ऐसी दवाई दी जाएगी कि आपका बुखार चला जाए। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा कि बुखार का कॉज क्या है। ठीक है, जो आपका आयुर्वेदा देखता है, या इवन अगर आप होम्योपैथी में बिलीव करते हो तो होम्योपैथी भी यही करता है कि आपका कॉज ऑफ जो डिसीज़ है उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है, ना कि जो आपके सिम्टम है। सिम्टम आपका बुखार होता है, उल्टी आ रही है, या आपका सिर दर्द हो रहा है, तो सिम्टम्स हैं ये सब, बीमारी कुछ और होती है। तो जो आपका एलोपैथी होता है वो मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ही ऐसा होता है, बट मोस्टली जो है पेशेंट के को उनका बुखार ठीक कर देगा, उनकी दवाई से आपकी उल्टी ठीक कर देगा, आपका सिर दर्द ठीक कर देगा, जबकि वो डिसीज़ जो है, वो कॉज ऑफ डिसीज़ जो है, ओरिजिनल कॉज वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, ऑटिज्म से रिलेटेड जो आपके सिम्टम्स होते हैं हम सिर्फ उसी को ही ठीक करने में लगे रहते थे, लेकिन अब पहली बार हमको एक कंपाउंड मिला है जिसके थ्रू हम ऑटिज्म को ही, एक डिसऑर्डर को ही एड्रेस कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रोजेक्ट में एक माइस के ऊपर, एक चूहे के ऊपर, एक आपको पता है ना कि चूहा का यूज़ किया जाता है, तो उनके ऊपर एक ये प्री क्लिनिकल ट्रायल किया गया है और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। तो कहा जा रहा है कि इसके थ्रू हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, और उससे जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो इस डिसऑर्डर से पीड़ित जो लोग हैं उनकी डेली एक्टिविटीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब क्यों ज़रूरत है हमको ये ठीक करने की? क्योंकि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो है लोग पीड़ित हैं, और अभी तक हम सिर्फ सिम्टम्स को ही एलिविएट करते आए हैं, अभी तक हमने ट्रीटमेंट जो है वो की ही नहीं है हमने ऑटिज्म की। तो इसीलिए
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा ड्रग जो है हम जो है डेवलप कर सकें, जाकि हम लोगों की डेली एक्टिविटीज़ जो कि ऑटिज़म से पीड़ित हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ऑटिज़म क्या है? तो ऑटिज़म कुछ रेंज ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें आपका सोशल बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि 3 साल आपकी लाइफ के 3 साल के अंदर ही पता लग जाता है कि आपको ऑटिज़म है, और कुछ ब्रेन डेवलपमेंट की जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स डिसेबिलिटी है। अब याद रखो, इसका मतलब ये नहीं कि मेंटल रिटार्डेशन है। अब आपने देखा होगा कि बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो ऑटिज़म होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट निकले हैं, ठीक है। अब आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, ठीक है, आपको पता ही होगा ऑटिज़म के बारे में। तो एक्सीलेंट स्किल्स देखने को मिलते हैं उन लोगों में कि वो बहुत ज़्यादा कई बार जो है ऑटिज़म से जो पीड़ित लोग हैं, वो आर्ट में, म्यूज़िक में, राइटिंग में बहुत अच्छे निकलते हैं। अब ये भी वेरी करता है, ऐसा नहीं कि सारे जिसको ऑटिज़म है वो सब बहुत ही इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग होंगे या बहुत ही एक्सीलेंट स्किल्स वाले होंगे, ज़रूरी नहीं है, बहुत ही वेरिएबल है। कई लोग जो है वो बहुत अच्छी जो है वो फंक्शनिंग दिखाते हैं, कई लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती है, तो एक बहुत ही वेरिएबल है ये, ठीक है। अब क्यों होता है ऑटिज़म? इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिलीज़ में भी चलता है ये ऑटिज़म। तो हम कुछ डेफिनेट नहीं कह सकते कि क्यों ये होता है, तो इन्वायरमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ही ये डिसऑर्डर आता है, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम आता है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। आपने देखा ही, आपको पता होगा ऑटिज्म से रिलेटेड जो लोग इससे पीड़ित होते हैं उनके साथ आपने देखा होगा, इवन टीवी पे भी देखा होगा आपने, मूवी इतनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, तो आपको पता होगा कि बेसिक जो है ऑटिज्म में क्या क्या होता है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटीबायोटिक कंजम्पशन। तो लैंसेट की एक स्टडी, लैंसेट आपको पता है एक हेल्थ जर्नल है, बहुत ही बड़ी, बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है। तो उनकी एक स्टडी आई है, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की। तो उसमें ये कहा गया है कि पिछले 2 दशकों में, 2 डेकेड्स में 46% इंक्रीज हुआ है एंटीबायोटिक कंजम्पशन का, ठीक है। अब एंटीबायोटिक कंजम्पशन जिसको नहीं पता तो उनको बता देते हैं कि जब आप समझ लो कोई भी बैक्टीरियल बीमारी है आपको, ठीक है, तो आपको समझ लो कोई फीवर हो जाता है या आपको खांसी जुकाम हो जाता है, तो आप फट से कोई दवाई ले लेते हो, एंटीबायोटिक कोई दवाई ले लेते हो, ठीक है। लेकिन आप उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, या फिर आप उसका कोर्स कंप्लीट भी कर लेते हो, तो क्या होता है कि जब आप बार बार दवाई ले रहे हो बिना डॉक्टर की सलाह के, तो जो बैक्टीरिया जो आपको वो डिजीज़ क्रिएट कर रहा है वो उससे हैबिचुअल हो जाता है। फिर वो उस दवाई से लड़ने की रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और जब बहुत ही लार्ज स्केल पर सोसाइटी में ऐसा होता रहे, एंड अगर बहुत सारे बैक्टीरियाज उस पर्टिकुलर दवाई, अब सिर्फ आप ही नहीं हो ना, सोसाइटी में और भी लोग हैं, तो बहुत सारे लोग अगर यही ऐसे बार बार एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, तो जो हमारी बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस जो है उस पर्टिकुलर दवाई से लड़ने की, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और वो दवाई जो है सोसाइटी में उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से लड़ने में नाकामयाब हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको बीमारी हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपने आप डॉक्टर मत बने कि आप जाकर डायरेक्टली केमिस्ट से दवाई जाकर खरीद लेते हो, जो वो बहुत ही गलत होता है, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत डेवलप हो रही है, पिछले 20 साल का आंकड़ा है कि 46% इंक्रीज हुआ है इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कंजम्पशन में आपने 46% इंक्रीज किया है, उसकी वजह से जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब 10 फोल्ड जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर 5 डिफाइंड डेली डोज, मतलब कि अगर आप एवरेज देखोगे तो 5 जो डोज है वो ली जाती हैं। और अगर आप कहीं कुछ ऐसे भी एरियाज हैं कुछ कंट्रीज में जहां पर 45.9 का ये आंकड़ा है, मतलब कि 1000 लोगों में 45.9 जो है ये एंटीबायोटिक कंजम्पशन की जा रही है, ठीक है, पर डे। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, कई जगह पर बहुत कम है, 5 है, ठीक है। फिर 46% अप, अब मतलब साल 2000 से 2018 के बीच में एंटीबायोटिक कंजम्पशन जो है वो कुछ एरियाज में 9% थी, 9% के आसपास, और उससे ज़्यादा वो इंक्रीज होकर 14.3 तक पहुंच गई, ठीक है। अब जो है, अब ये पर 1000 पॉपुलेशन का आंकड़ा है सारा। अब जो है इसमें मतलब कितना हुआ, 9.8 से अगर आप 14.3 को देखोगे तो 46% का इंक्रीज है,
तो 76% का इंक्रीज़ किस में है? अब जो है, अगर आप लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पर 7.4 के आसपास का आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा, और अगर आप जो है हाई इनकम कंट्रीज़ में देखोगे वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, ठीक है? तो जो आपका लो इनकम कंट्रीज़ थी वहाँ पर अगर ईयर 2000 में वो 7.4 जो है वो कंजम्पशन करते थे एंटीबायोटिक्स की, तो वो 2018 तक 13.1 का आंकड़ा पहुंच गया, मतलब एक तरह से 76% का इंक्रीज हुआ पर डे के हिसाब से। तो लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो है ये एंटीबायोटिक की कंजम्पशन की जाती है। तो आप उसके रीज़न भी समझ सकते हो कि क्या होता है कि डॉक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़, तो वो अपने आप, और रेगुलेशंस भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं गवर्नमेंट्स की, तो वो अपने आप ही केमिस्ट से या डायरेक्टली फार्मेसी से जो है वो एंटीबायोटिक्स को लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाई इनकम कंट्रीज़ में इतनी आसानी से अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ये कंजम्पशन का जो रेट है वो स्टेबल या स्टैग्नेंट रहा है। अब ये देखने को मिला है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा ये एंटीबायोटिक कंजम्पशन के रेट्स हैं। 116% इंक्रीज़ देखने को मिला है पिछले 20 साल में, और सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीज़ हमको नॉर्थ अफ्रीका में, और थर्ड लार्जेस्ट इंक्रीज़ हमको मिडल ईस्ट रीजन में जो है वो रादर नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा जो है सेकंड नंबर पर इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है? अब इससे लेसन्स क्या मिलते हैं हमको? अगर हम एंटीबायोटिक्स ऐसे ही लेते रहे तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो हमारी जो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है? क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारी दवाइयों को जो है वो से जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, और वो फिर आपके जो है उनको ठीक करना, उन वो जो जितनी आपको इन्फेक्शंस करेंगे उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि WHO की जो ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट्स द्वारा, मतलब उसमें क्या क्या जैसे चीज़ें हैं कि रेगुलेशन बढ़ाई जाए कि आप खुद डायरेक्ट जाकर केमिस्ट से दवाई ना खरीद सकें, ऐसी जो है एंटीबायोटिक्स ना खरीद सकें, डॉक्टर्स की जो है वो आंकड़ा बढ़े, लोग डॉक्टर्स के पास जाएं, तो ऐसे बहुत सारे जो गाइडलाइंस या एक्शन प्लान है जो WHO ने इशू किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। तो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर जो है उन्होंने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको लॉन्च किया है, उसके डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया है। तो ये है क्या, एक तरह से आपका डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है। इसको इन हाउस एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसके अंदर देख सकते हैं, जिसको डेवलप किसने किया सॉफ्टवेयर को, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। तो अब जो है इसके थ्रू आप देख सकते हो डिजिटाइजेशन ऑफ जो लैंड रिकॉर्ड्स की जा रही है। इस प्रोजेक्ट को अभी तक 12 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर लिया गया है, और अभी पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 3 स्टेट्स में और चल रहा है। 25 लाख डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी इस सिस्टम के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं, और ये हमारा एक तरह से मोटिव है कि हम इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करें, और उसी के उसमें होगा क्या, आपके जितने भी लैंड जो ओनरशिप है डेटा उसका, या लैंड रिकॉर्ड्स का जो डेटा है वो एक ही जगह पर जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको जो है ज़मीन के कागज़ जो हैं आपके डिजिटाइज फॉर्मेट में मिलेंगे, तो लैंड ओनरशिप जो है वो एस्टैब्लिश हो सकेगी। जब लैंड ओनरशिप एस्टैब्लिश हो सकेगी तो आप सोचो, जब बैंक में लोन लेने जाओगे तो कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि क्या आप उस एरिया के असली ओनर हो या नहीं हो, ठीक है? तो बहुत सी एक तरह से फैसिलिटेट हो जाएगा, ये जितनी भी लैंड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो सारे धीरे धीरे इसकी वजह से रिजॉल्व हो जाएंगे। अब डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का कोई ये पहला जो है वो मौका नहीं है, इससे पहले भी कुछ स्कीम्स चल रही हैं, जैसे आपको मार्च में ही 2021 में ही यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम भी लॉन्च की गई थी 10 स्टेट्स में, जिसके अंदर जैसे एक आधार नंबर है वैसे ही लैंड का भी एक आधार मतलब नंबर होगा। ऑफ कोर्स आधार नहीं है वो ये उल्पिन्स नंबर होगा, ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो समझ लो कि एक जैसे 16 डिजिट का नंबर है, वो आपके लैंड का जो है वो एक नंबर बन जाएगा। वो नंबर कैसे जनरेट किया जाएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से जो है वो लैंड पार्सल को जो है वो डिमार्केट किया जाएगा, और उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफिकेशन जनरेट की जाएगी कि समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो भी नंबर है वो ओनरशिप किसकी है,
मिस्टर एक्स वाई जी की, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है सिर्फ नंबर के थ्रू ही आप डील कर सकते हो, बैंक में जाकर बता सकते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 नंबर जो भी ये नंबर है, ये मेरे लैंड का जो है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। कोई भी इसको जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि यस इस पर्सन के नाम पर ये लैंड है, उससे क्या है आप डीलिंग कर सकते हो, ठीक है। आप आगे जो है फ्यूचर में आप डिजिटाइज जो फॉर्मेट में डीलिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जो ये यूएल पिन स्कीम थी, ये कोई न्यू न्यू स्कीम नहीं है, ये बल्कि एक एक्सटेंशन है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम स्कीम की, जो कि 2008 में हमने शुरू की थी। उसको बाद में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलके 2023-24 तक उसको एक्सटेंशन मिली हुई है अभी। इसके अंदर लैंड रिकॉर्ड्स की अपडेशन करनी है, जो आपके अभी फिजिकल लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको जो है अपडेट करके डिजिटाइज करने का काम है इसमें, इस स्कीम के अंदर। ये जो आपकी यूएल पिन स्कीम है, ये एक स्टेप फर्दर जाती है, ठीक है। आपकी जो DIL RMP स्कीम है, उसके अंदर तो सिंपल क्या है कि जो आपके कागज़ हैं उसको डिजिटाइज फॉर्मेट में सेव करना है, ठीक है। जो यूएल पिन है उसमें कागज़ की जो रेलेवेंस है उसी को ही जो है वो एक तरह से वॉइड किया जा रहा है। उसमें कागज़ की रेलेवेंस की बजाय जो है वो एक नंबर जनरेट किया जाएगा, वही आपकी लैंड की आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। अब यही सारा जो है वो NGDRS सिस्टम के अंदर अपलोड किया जाएगा, और आपका जो हमारा इवेंचुअल जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बनाना, उसके की तरफ ये एक स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पुचमपल्ले। तो पुचमपल्ले विलेज है तेलंगाना स्टेट में, उसको वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस सिलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब 24th सेशन जो है आपका UNWTO का जो होगा, उसमें ये अवार्ड पुचमपल्ले विलेज को मिलेगा। अब पुचमपल्ली विलेज जो है वो हैदराबाद, पुचमपल्ली के स्पेलिंग ये भी हो सकते हैं और वाई वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। पुचमपल्ले या फिर पुचमपल्ली भी हो सकते हैं के स्पेलिंग, तो इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि स्पेलिंग गलत लिखे हैं, नहीं, तो ये दोनों ही स्पेलिंग वैलिड हैं। तो पुचमपल्ली जो विलेज है वो हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तेलंगाना के। इसको हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक स्टाइल से जो है सिल्क के जो है वो साड़ीज़ बनाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं इकत। इकत एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे जी जो हैं, वहाँ इधर इसी जगह से उन्होंने भूदान मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। आज भी वहाँ पर उनका एक 2 रूम एक आपका विनोबा भावे जी का मंदिर है वहाँ पर, और वो वहाँ पर अभी भी जो है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वो रिजाइड करते थे, इसलिए जो है उस जगह को वहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। तो ये भूदान मूवमेंट से भी जो है वो रिलेटेड है पुचमपल्ले विलेज। अब इकत सिस्टम देखते हैं। इकत जो एक मेथड है आपका सिल्क साड़ी बनाने का। अब इसमें क्या किया जाता है, इकत जो है पहली बात तो उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिला हुआ है 2004 से। तो इकत का मतलब क्या होता है, टाई एंड डाई। अब क्या होता है कि एक साड़ी, अब एक क्लॉथ लो, उसको आप इस तरह से रैप करो कि जब आप उसको डाई करने के लिए आप उसको जब समझ लो डाई में डालोगे, तो जो एरिया रैप किया हुआ है, जहाँ पर समझ लो कि मैंने वहाँ पर कोई टेप लगा दी उस एरिया में, ठीक है। जब मैंने जहाँ पर टेप लगा दी वहाँ पर डाई नहीं होगा, तो जिस जिस एरिया पर मैंने उसको कवर किया होगा वहाँ पर वो है डाई नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर वो एक अलग पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। बाकी सारा एरिया डाई हो गया। समझ लो एक वाइट एरिया है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर टेप्स लगा दी और मैंने इस पे सारे पे ब्लैक कलर का ऑयल डाल दिया, या समझ लो डाई डाल दी। जब मैं वो टेप हटाऊंगा तो वहाँ पर तो नहीं लगी होगी ना, वो डाई नहीं लगी होगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने टेप लगा दी थी। तो जो ऐसे ऐसे पैटर्न बने होंगे उसी के थ्रू जो है ये आपका इकत स्टाइल के थ्रू ही जो है वो वहाँ पर साड़ीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। अब बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव क्या है, ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है, जो कि ऐसे रूरल डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करता है जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करने का। और जब उनको रिकग्निशन मिलती है उनके अच्छे प्रैक्टिसेस की, तो फिर उन वहाँ पर रूरल टूरिज्म पोटेंशियल उस एरिया का बढ़ता है। तो जो आपका यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आपकी यूएन की, और ये मैड्रिड जो है स्पेन में वहाँ पर लोकेटेड है। 1975 में इसको बनाया गया था, और ये ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है टूरिज्म से रिलेटेड वो ख़त्म किए जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। तो पीएम मोदी ने भी रिसेंटली एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन ऑफ 82nd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को, और इसमें
जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी प्रेजेंट रहे थे। तो अभी ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस क्या है, जितने भी आपके अब आपकी पार्लियामेंट के जो है लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी स्टेट्स में लेजिस्लेचर्स हैं, वहाँ के दोनों जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, चाहे अगर वहाँ पर सिर्फ असेंबली है तो असेंबली के जो आपके स्पीकर होंगे, या फिर अगर आप वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वहाँ कर भी जो आपके चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन होंगे, वो दोनों भी अवेलेबल होंगे। तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, साल 1921 से की जा रही है। तो अब इस साल जो है वो 100 साल कंप्लीट हुए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि साल तो 100 कंप्लीट हुए हैं, तो ये 82nd कैसे है? तो ऑफ कोर्स कुछ कॉन्फ्रेंसेज नहीं की गई कुछ साल, लेकिन ये 82nd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस है। और इस बार जो है वो दोबारा से इसीलिए शिमला में किया गया है क्योंकि 1921 में भी शिमला में ही की गई थी, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is PMGSY and RCP-LWEA. So PMGSY is Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and RCP-LWEA is Road Connectivity Project for Left-Wing Extremism Affected Areas. So this PMGSY was launched in the year 2000s, and it was launched as a 100% centrally sponsored scheme. And the objective of this scheme was to provide single all-weather road connectivity. Now the Cabinet Committee on Economic Affairs has given it extension further up to 2022, and this another scheme of road connectivity project has also been extended up till March 2023. Of course, there will be another future extensions also, because this scheme, the phase 3 of this Pradhan Mantri Sadak Yojana, has been extended until 2024 and 2025, and this particular extension only pertains to the first and second phase. Okay, so the third phase is already extended up to 2024-25, and this extension is for first and second phase. So in the first phase, this scheme was 100% centrally sponsored, and it also had apart from the road connectivity, providing road connectivity goal, there was also another objective that the government wanted to upgrade the existing roads also. So apart from creation of new roads, there was also a component of upgrading the existing roads. But of course, upgradation was not the central to this program. The real objective was to create these new roads which were all weather, which were providing all weather connectivity. So certain criteria were there, like if what would be considered as a rural area where this road would be constructed. So the criteria was that if a rural area has 500 plus population in plain areas, similarly the criteria for northeast was 250 plus population. So in those areas these roads were to be constructed. In the second phase, which was launched in May 2013, it was decided that 50,000 kilometers roads will be constructed, and there was a change in the funding pattern. 75% were to be given by the central government, and 25% was to be given by the state government. Okay, and in case of hilly states and all that, 90% was the 90-10 was the criteria. Similarly, the third phase, which was recently approved by the cabinet in July 2019, it was decided that apart from the rural connectivity, we will also create rural links to Grameen agricultural markets for the farmers, higher secondary schools for the children, and hospitals for the patients. So roads were to be constructed to these particular locations so as to provide connectivity to the rural areas for these particularly important or these important infrastructural areas. Okay, so for any rural person who is living in rural areas, they have to get a road to agricultural markets, especially the farmers. Similarly, children would have to be given good connectivity roads to higher secondary schools and hospitals. It is you already know that road is very important for that. So that's why it was decided that this connectivity to these areas would be facilitated under this phase 3 of this project. So the total roads which were to be constructed in this which are to be constructed in this phase 3 is 1,25,000 kilometer length. Okay, so the funding pattern has been revised again to 60-40 criteria, which is the prevalent criteria for a centrally sponsored scheme, and the criteria of 90-10, which is
available in Himalayan states as well as northeastern states. So there is the most important point about this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is that if even if any district road, state highways and national highways are passing through the rural areas, they will not be covered under this Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Okay, so about the road connectivity project for LWE areas. So this is also a vertical under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, and it has been launched in 2016. So as to provide all weather road connectivity to 44 districts, which are the left wing. Extremism affected areas, because they are very critical from security and communication point of view. The funding pattern is the same as 60-40 for between center and states, and 90-10 for northeastern as well as Himalayan states. So now the next topic is USOF scheme. So Union Cabinet has recently decided that they would be extending connectivity benefits to uncovered villages of aspirational districts, and only the districts of 5 states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, and Odisha will be covered. And these uncovered districts, these uncovered villages of these districts are about 7,000 plus, and they are bereft of 4G mobile services. That's why they will be given this 4G mobile based services will be provided to such villages, and the funding would be given by Universal Service Obligation Fund. We are going to discuss about that also. It has been decided that once the agreement of providing the services to any of the villages signed, the service provider will have to complete the task within 18 months, and an average or a rudimentary analysis has been given that by the year by November 2023, all these villages will be covered with 4G based mobile services. Okay, so about the Universal Service Obligation Fund, it was established in 2002 so as to provide subsidies to ensure that telegraph or telecommunication services are provided to all the areas of the country, especially in the rural and remote areas. So the government collects the resources by levying a 5% charge on the adjusted gross revenues charged from the telecom companies. So you already know about the adjusted gross revenue, because it has been in news due to the controversies of the definition. So upon this AGR, 5% is charged extra, and the money is deposited into the Universal Service Obligation Fund, and the administrator of the fund reports directly to the Secretary of Department of Telecommunication, and the money is used to fund services or the telecommunication services in rural and remote areas. Okay, so using this fund, this 4G based mobile services would be facilitated in 7,000 plus villages of these 5 states, and amongst the aspirational districts of these 5 states. Okay, so now let us see the next topic, which is autism spectrum disorder. So a group of Indian researchers have found a compound that is 6-bio, and it will be able to provide treatment to autism spectrum disorder people. So currently we are focused on alleviating symptoms only. You already know that in allopathy it happens that we keep our focus on alleviating the symptoms in like in even corona. You just The best example is corona. What we do is we bring down the levels of fever. We try to increase the oxygen level in a human, and we just focus that the cough in person is treated, and all every symptom we try to just treat every symptom of in a person. We until the of course the vaccine was not developed, or the antiviral pills were not developed, we were just focusing on alleviating the symptoms. So this is the same in autism spectrum disorder. We just alleviate the symptoms, but there was no such treatment available for at autism spectrum disorder. But now we have found this compound, and we have seen this preclinical, and in preclinical trials this compound has shown immense benefits for the treatment of autism spectrum disorder. So uh, apart from, because this autism spectrum disorder has a tremendous level in our society, we want to not just focus on alleviating the symptoms, but we want to treat the multiple problems which are
thrown open by this ASD. And this ASD is basically a condition. You may have seen the movie Tare Zameen Par. Okay, so just remember that also. So this is a range of conditions in which there is impaired social behavior, communication, language, and generally it gets visible in a person within the first 3 years of a person's life. And there is complex brain development in that person. Just don't confuse it with mental retardation, because you may have seen that the people who are suffering from autism, sometimes they show excellent skills in spheres of art, music, writing, etc. But of course this also varies. Not all people who are suffering from this autism would show excellent skills, because this is variable. Some may show such skills and some may not show such skills. So it is not something which is definite in every autism disorder person. Okay, so the causes are environmental as well as genetic, so we do not know much about the causes as of yet. And the symptoms are difficulty in social communication and interaction, and there is restricted interests, and there will be repetitive behaviors. So this autism is very unique at we were just focusing on alleviating the symptoms, but now with the development of this compound, we are hoping that we would be able to address the root cause of this disease, that is the autism spectrum disorder. Okay, so now let us see the next topic, which is antibiotic consumption. So a study by Lancet, which is a very famous health journal, has suggested that global antibiotic consumption rates have increased by 46% in the last 2 decades. So there is also there is almost tenfold increase in the consumption of antibiotics. So in 2000s we were having 5 defined daily doses, but by the year 2020, in the last that is between these 2 decades, the number per 1,000 population has increased to 45.9. Between if 9.8% of people were consuming the antibiotics in 2000s, this number has increased to 14.3%. That is a 46% increase. As if we compare it in low and middle income countries, if they were consuming 7.4 in 2000s, now they are consuming 13.1. This defined daily dose is how much the people are consuming this uh, global I'm sorry this antibiotics. So in low and middle income countries, there is almost 76% increase if we compare it with between 2000s and 2018. In high income countries, the consumption rates have remained stable, probably because these antibiotics have been regulated very strictly in these countries. The healthcare system has been expanded. In low and middle income countries, people find it very affordable that they just go and to the market and they purchase these antibiotics and they consume it because they don't have either the money or the time to get themselves treated perfectly from a doctor. Okay, we have seen that this consumption rate is the maximum in South Asia. So in our region, almost 116% increase in antibiotic consumption was reported, and the second largest increase was in North African and Middle Eastern region. Okay, so in these both regions, there are not strict regulations for the antibiotics. That's why we have seen that this consumption has increased. So there are several lessons for us. If we continue to keep relying on antibiotics, there would be a time when the bacteria would develop resistance to all these drugs, and that would be a moment when we would be doomed, because we would not be having any particular drug to treat the infections that these bacteria would cause to us. That's why it has been suggested that WHO's guidelines for or the global action plan that they have prepared for antimicrobial resistance must be relied upon by these low and middle income countries especially, so that we can restrict the use of these antibiotics and reduce the incidence of such infections. Okay,
So now the next topic is National Generic Document Registration. So the Minister of Rural Development and Panchayati Raj has launched this National Generic Document Registration System and its dashboard. So this is basically an software application which has been developed by NIC, that is your National Informatics Center, and it is a step in the direction of digitization of land records. Okay, so it has already been implemented in 12 states and it is being pilot tested in three states. Currently, about 25 lakh such documents have been registered under this system, and it is our eventual objective to connect all these land records to the integrated land management information system, which will give us all the land related information in a single window. So this we also have to see the other schemes which have been launched for the digitization of land records. So recently in March this year, we also launched this unique land parcel identification number system, which was launched in 10 states in 2021, and the objective is to roll it across the country by the year March 2022, and it was launched by the Department of Land Resources, of course. So what is this particular ULPIN scheme? So this ULPIN is basically an Aadhaar for land. Just if you want to understand it in simple terms, it is an Aadhaar number for land. Okay, so what would it do? It will give you, if let's say you have a land in a place, your current home. Okay, it is built on a land, so it would be giving you a unique identification number. Let's say 1 2 3 4 5 6 7 8. This would be your number, and you don't have to carry your land records every time you go for taking a loan, where you have to prove the identity that you are the owner of that land. So you just have to mention that number, mention your name, and that the bank would be able to digitally see that you are the real owner of that land. So documentation or physical documents would be eliminated. The need for having a physical document would be eliminated by this particular scheme of ULPIN. Okay, so it is an extension, or I would rather say it is an improvement over the Digital India Land Record Modernization Program, which was about which was just about digitizing the physical land records. And this scheme was launched in 2008. It has been extended up till 2023-24 because many of the states have not yet completed the task, and it would digitize the updated land records and it will automate it. But still, this would just be a digitization of physical land records. This ULPIN would be based upon the data generated by this DIL RMP scheme. Okay. So now let us see the next topic, which is Puchampally. So Puchampally is a village in Telangana state. It has been selected as one of the best tourism villages by the United Nations World Tourism Organization. This village will be facilitated at the 24th session of UNWTO General Assembly, which will be conducted at Madrid, Spain, because it's the headquarter of this World Tourism Organization. So this Puchampally is 50 kilometers from Hyderabad, and it is situated in Nalgonda district of Telangana. And it is also referred to as the Silk City of India because of the famous sarees that are woven here. And this system of weaving this silk sarees is known as ikat. Okay, this village is also famous with the title of Bhudan Pochampally, because Acharya Vinoba Bhave started the Bhudan movement from this very village. Whenever he used to visit this village, he used to live in a two-room set, and this two-room area has been redesignated as the Vinoba Bhave Mandir now. Okay, about this ikat system of weaving the silk sarees. So this Pochampally ikat is basically enjoying a geographical indicator tag since the year 2004. So it is basically a tie and dye scheme. Okay, what you do is just wrap a fabric in such a way, you just cover such areas where you want to form the pattern. Like I was giving you an example that this area is white in color. So what I would do is I would just place a design, like I would place a tape over this particular area in such a way that once I throw black color on this particular white area, I every white area would get painted black, but
the area that I covered deliberately with the tape, that if I remove that tape, it would remain white. So it would form a pattern on this particular white area. So this tie and dye is that same scheme. You process the fabric by wrapping or tying it and dyeing that section with a bundled yarn, and the wrapped section would remain undie once you throw the once the dye penetrates only the exposed sections of the fabric, and the pattern which is formed by this yarn is in this process is woven into fabric. Okay, so this ikat system of weaving the silk sarees is very famous from of this Pochampally village. This best tourism village initiative is by UNWTO, that is this WTO is World Tourism Organization, and it awards those villages which have shown outstanding examples of rural destinations. Once this once any village is recognized under this initiative, it this that particular villages gets which this that particular village gets featured on the world map, and the rural tourism potential of that village gets enhanced. Okay, so this tourism organization is a United Nations specialized agency which is promoting tourism or the world tourism. It was established in 1975, and it is headquartered in Madrid, that is in Spain. It is also implementing the global code of ethics for tourism. So these ethics aim to minimize the possible negative impacts of tourism. Okay, so the next topic is All India Presiding Officers Conference. So PM Modi has recently addressed this inaugural session of 82nd All India Presiding Officers Conference. Even the Speaker of Lok Sabha, Chief Minister of Himachal Pradesh, and Deputy Chairman of Rajya Sabha were also present on this occasion. So this All India Presiding Officers Conference is basically a body in which all the presiding officers of all the legislatures in the country come together for a conference. And the first conference was held in Shimla in 1921. That's why after completing the 100 years, we are conducting this 82nd conference in Shimla itself. So this is the centennial year of AIPOC. You may be wondering that this particular conference has completed 100 years since the first conference was held, but then why this is the 82nd conference? Because in some years this conference were not held. That's why this is the 82nd one. This is the 82nd edition, and it is being conducted since yesterday, and it will be today will be the last day of this particular conference. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.